सोचिए कि एक बिल्कुल आम सुबह है, कोई 25-26 साल का युवा तैयार हो रहा है, शीशे के सामने खड़ा है और अचानक उसकी नज़र ठिठक जाती है। और उसे अपनी दाढ़ी में या सिर के बालों के बीच एक चमकता हुआ सफेद बाल दिख जाता है। बिल्कुल। और बस वहीं से ना घबराहट का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ। मतलब इंसान सोचने लगता है कि क्या जवानी इतनी जल्दी खत्म हो रही है। सही बात है। वो पल किसी को भी डराने के लिए काफी होता है। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या बदल रहा है जो अब बाहर इस तरह से नजर आने लगा है। हाँ ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि हम इसे जेनेटिक्स या बस खराब किस्मत मानकर टाल देते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे स्रोतों का विश्लेषण करें जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। मतलब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के स्रोत हैं। एक तरफ 2500 साल पुराने अचूक आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अथर्ववेद। एकदम सही। और दूसरी तरफ है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यानी BMJ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बिल्कुल ताज़ा मेडिकल रिसर्च। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्या समय से पहले बालों का सफ़ेद होना सिर्फ चेहरे और रूप रंग से जुड़ी कोई छोटी सी कॉस्मेटिक समस्या है या फिर ये शरीर के भीतर चल रही किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का अलार्म है। इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले ना हमें एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करना होगा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? आयुर्वेद में बालों के सफेद होने को दो बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। पहला है कालपालित्य, जिसका सीधा सा अर्थ है उम्र बढ़ने के साथ बालों का स्वाभाविक रूप से सफेद होना। मतलब जो बुढ़ापे में होता है। बिल्कुल, वो शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा है अकालपालित्य, यानी समय से पहले बालों का सफेद होना। आयुर्वेद इसे कोई सामान्य शारीरिक बदलाव नहीं मानता। तो क्या मानता है? वो स्पष्ट रूप से इसे एक रोग मानता है। और चरक संहिता ये साफ तौर पर कहती है कि चूंकि अकालपालित्य एक रोग है, इसलिए इसका इलाज भी संभव है। अरे वाह! तो मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर कोई युवा 25 की उम्र में सफेद बाल देख रहा है तो वो बूढ़ा नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी रोग का शिकार है। बिल्कुल सही। तो इस समस्या को जड़ से ठीक करने से पहले हमें ये समझना होगा कि बालों का ये रंग असल में गायब क्यों होता है। मतलब इसके पीछे की बुनियादी प्रक्रिया क्या है। चरक संहिता में ना इसका बहुत ही वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। महर्षि चरक कहते हैं कि बालों का रंग भ्राजक पित्त के कम होने से नष्ट होता है। भ्राजक पित्त? हाँ, भ्राजक पित्त हमारे शरीर की वो ऊर्जा है जो त्वचा और बालों को उनका प्राकृतिक रंग प्रदान करती है। इसके साथ ही जब शरीरोष्मा यानी शरीर की ऊष्मा या कह लें मेटाबॉलिज्म दूषित हो जाता है तो बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाता है। समझ रही हूँ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इस 2500 साल पुरानी बात को आज के आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये 100% मेलानोसाइट्स के काम करने के तरीके से मेल खाता है। ओहो, ठीक है। अगर मैं ऐसे सही से समझ रही हूँ तो मेलानोसाइट्स हमारे बालों की जड़ों में मौजूद वो कोशिकाएं हैं जो मेलानिन नाम का रंग बनाती हैं, है ना? एकदम सही कहा आपने। तो इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए कि मेलानोसाइट्स बालों की जड़ों में लगा एक पेंट कारखाना है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और आयुर्वेद का जो ये भ्राजक पित्त है वो इस कारखाने की मशीनरी है जो लगातार काला पेंट बना रही है। अब चरक कहते हैं कि जब शरीरोष्मा दूषित होती है तो रंग उड़ जाता है। क्या आधुनिक विज्ञान में इस दूषित ऊष्मा का कोई वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल है। जिसे आयुर्वेद में शरीरोष्मा दुष्टि कहा गया है ना, आधुनिक मेडिकल साइंस उसे ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नाम देता है। अच्छा। और इसे समझने के लिए हमें फ्री रेडिकल्स को समझना होगा। फ्री रेडिकल्स? मैं अक्सर स्किन केयर और हेल्थ आर्टिकल्स में इनके बारे में पढ़ती हूँ, लेकिन ये असल में होते क्या हैं? मतलब क्या ये कोई बाहरी कीटाणु है जो हमला करते हैं? नहीं, ये कोई कीटाणु नहीं है। मान लीजिए कि फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर घूमने वाले कुछ आवारा और अस्थिर अणु हैं। ओके। इन अणुओं में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ना बेताब रहते हैं। तो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। अरे बाप रे! तो ये बालों तक कैसे पहुंचते हैं? जब शरीर में ऐसे फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वे सीधे बालों की जड़ों में जाकर उस पेंट कारखाने यानी मेलानोसाइट्स पर हमला करते हैं। अच्छा।
नतीजा ये होता है कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और अपना काम करना बंद कर देती हैं। यार ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब अगर उस पेंट कारखाने के अंदर फ्री रेडिकल्स के रूप में आग लग जाए तो जो भी बाल बाहर आएंगे वो बिना पेंट हुए, मतलब बिल्कुल सफेद ही बाहर आएंगे। बिल्कुल वही तो होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, शरीर के अंदर अचानक इतने सारे फ्री रेडिकल्स पैदा कैसे हो जाते हैं? इस पेंट कारखाने में आखिर आग लगा कौन रहा है? क्या ये बाहर का प्रदूषण है? पर्यावरण या प्रदूषण एक कारक हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इस आग को लगाने वाली हमारी अपनी दिनचर्या ही है। हमारी दिनचर्या कैसे? चरक संहिता के अकाल पालित्य निदान अध्याय में ना इसके कारण बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। उसमें बताया गया है कि बहुत अधिक तीखा, खट्टा या गर्म भोजन करना और रात को देर तक जागना इस बीमारी को जन्म देते हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाले और महत्वपूर्ण कारण चरक ने बताए हैं वे हैं शोक, क्रोध और भय। एक सेकंड रुको। शोक, क्रोध और भय, मतलब दुख, गुस्सा और डर। हाँ बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ कि खराब खाना खाने से शरीर को नुकसान होता है, लेकिन हमारी भावनाएं बालों का रंग कैसे उड़ा सकती हैं? मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हालांकि मुझे याद आ रहा है कि हमारे आज के स्रोतों में साल 2020 की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च शामिल है जो शायद इसी बात का जवाब देती है ना। एकदम सही। हार्वर्ड के उस रिसर्च ने ना पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि उन्होंने भावनाओं और शारीरिक बदलाव के बीच के जो वैज्ञानिक तंत्र है ना उसको डिकोड कर लिया था। अच्छा, क्या मिला उन्हें? उन्होंने चूहों पर एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। जब चूहों को अत्यधिक तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि चूहों का नर्वस सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगा। नॉरएपिनेफ्रिन, ये वही हार्मोन है ना जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के दौरान निकलता है। मतलब जब हम किसी खतरे में होते हैं तो हमारा शरीर हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां पूरी गड़बड़ी शुरू होती है, जब हम लगातार तनाव, डर या गुस्से में रहते हैं, जो आज के समय में ऑफिस का स्ट्रेस या आर्थिक चिंताएं हो सकती हैं। हाँ, जो आजकल आम बात है। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट स्टेम सेल्स तक पहुंच जाता है। और फिर क्या करता है? यह हार्मोन इन स्टेम सेल्स को इतनी तेजी से काम करने का निर्देश देता है कि वे अपनी क्षमता से ज्यादा रंग बनाने लगती हैं और बहुत ही जल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब डिप्लीट हो जाती हैं। बाप रे। और एक बार जब ये स्टेम सेल्स खत्म हो गई ना तो वे फिर कभी वापस नहीं आती। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। जरा सोचिए, जो बात चरक ने 2500 साल पहले शोक और क्रोध के दुष्प्रभावों के बारे में कही थी, उसे आज हार्वर्ड नोबेल पुरस्कार स्तर के शोध में माइक्रोस्कोप के नीचे साबित कर रहा है। बिल्कुल, विज्ञान बस उसे एक नया नाम दे रहा है। तनाव असल में हमारी स्टेम सेल्स को जलाकर खा रहा है। लेकिन तनाव के अलावा हम कुछ और चीजें भी तो कर रहे हैं। जैसे सफेद बाल देखते ही सबसे पहला काम जो लोग करते हैं वो है बाजार से केमिकल हेयर डाई लाना और लगाना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कैसे? बाजार में मिलने वाली ज्यादातर हेयर डाई या कलरिंग शैम्पू में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक केमिकल होता है। जब ये केमिकल बालों पर लगाया जाता है तो ये भारी मात्रा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। ये सीधे मेलानोसाइट्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। ओहो, मतलब इंसान बाहर से तो बालों पर काला रंग पोतकर खुश हो लेता है, लेकिन अंदर से वो उस रंग बनाने वाले कारखाने को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। आप समस्या को छिपाने के लिए जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज उस समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। ये तो सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। और BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिसर्च भी इसी ओर इशारा करती है। मैंने पढ़ा था कि धूम्रपान करने वालों में समय से पहले बाल सफेद होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में कुछ 2.5 गुना ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि सिगरेट का धुआं शरीर में लाखों की संख्या में फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। अच्छा, वही फ्री रेडिकल्स। बिल्कुल। इसके अलावा वो रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। पोषण की इस कमी को समझने के लिए ना हमें आयुर्वेद के रस धातु के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हाँ, स्रोतों में इसका बहुत जिक्र था। तो ये रस धातु असल में क्या है और आजकल का ये जो जंक फूड है वो इसे कैसे प्रभावित करता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार
हम जो भी भोजन खाते हैं उसके पचने के बाद शरीर में जो सबसे पहला पोषण या कह लें तरल पदार्थ बनता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसे रस धातु कहते हैं। ओके। शरीर के बाकी सभी अंग इसी रस धातु से अपना पोषण लेते हैं। हमारे बाल और रोम छिद्र इसी रस धातु पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति दिन भर पिज्जा, बर्गर या पोषक तत्वों से रहित जंक फूड खा रहा है, तो जो रस धातु बनेगी ना, वो बहुत ही कमजोर और खराब गुणवत्ता वाली होगी। मतलब कारखाने में कच्चा माल ही घटिया आ रहा है। बिल्कुल। इसके कारण बालों की जड़ों को जरूरी विटामिन जैसे B12, विटामिन D3, आयरन और कॉपर नहीं मिल पाएंगे। और जब जड़ों को खाना ही नहीं मिलेगा तो जाहिर है कारखाने का काम ठप पड़ जाएगा और बाल सफेद होने लगेंगे। अगर हम यहाँ तक की बातों को एक साथ जोड़ें तो स्थिति काफी डरावनी लगती है। मतलब केमिकल डाइट सिर्फ एक धोखा है जो अंदर से कारखाने को जला रही है। हम खुद अपने स्ट्रेस, जंक फूड और स्मोकिंग से फ्री रेडिकल्स की फौज खड़ी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये पेंट कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो चुका है या जल रहा है, तो आयुर्वेद इसे दोबारा कैसे बनाता है? मेरा मतलब है, क्या इस डैमेज को रिवर्स करने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? बिल्कुल है। आयुर्वेद में इस समस्या का सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है नस्य कर्म, या जिसे नस्य चिकित्सा कहते हैं। नस्य? हाँ, अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में इसे सिर के रोगों के लिए सबसे अचूक माना गया है। नस्य का मतलब है सुबह सुबह खाली पेट नाक के दोनों नथुनों में औषधीय तेल जैसे अणु तेल या भृंगराज तेल की कुछ बूंदें डालना। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। क्यों, क्या हुआ? मतलब समस्या हमारे स्काल्प पर है, बाल सिर के सफेद हो रहे हैं और इलाज के लिए तेल नाक में डाला जा रहा है। नाक में तेल डालने से सिर के बालों के मेलानोसाइट्स पर असर कैसे हो सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए हमें आधुनिक एनाटॉमी और ब्लड ब्रेन बैरियर को समझना होगा। वो क्या होता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी की तरह है। मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। आप इसे मस्तिष्क का एक बेहद सख्त VIP सिक्योरिटी चेक पॉइंट मान सकती हैं। ओके। ये किसी भी आम रसायन या दवा को आसानी से दिमाग तक नहीं जाने देता। तो अगर हम स्कैल्प पर कोई तेल लगाते हैं तो वो इस बैरियर को पार नहीं कर पाता? नहीं, स्कैल्प से अवशोषण बहुत धीमा होता है, लेकिन हमारी नाक के ऊपरी हिस्से में जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वो सीधे मस्तिष्क के आधार और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। अच्छा। हाँ, तो नाक का ये रास्ता उस VIP सिक्योरिटी चेक पॉइंट को बाईपास कर देता है। जब औषधीय तेल नाक के जरिए अंदर जाता है तो वो सीधे स्कैल्प की रक्तापूर्ति और उन नसों तक पहुंचता है जो बालों की जड़ों को पोषण देती हैं। सच में? बिल्कुल। जेम्स यानी जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज नाम के एक प्रामाणिक क्लिनिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडीज का सबसे बड़ा सबूत है। अरे वाह। उस क्लिनिकल ट्रायल के क्या पैरामीटर्स थे और उसके नतीजे क्या रहे? इस ट्रायल में समय से पहले सफेद बालों की समस्या वाले 40 मरीजों को चुना गया। उन्हें लगातार 90 दिनों तक हर सुबह नस्य चिकित्सा दी गई। और 90 दिन बाद क्या हुआ? 90 दिनों के बाद के नतीजे हैरान करने वाले थे। 85% मरीजों में सफेद बालों का बढ़ना पूरी तरह से रुक गया और उनके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में भारी सुधार देखा गया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ के पत्ते सूख रहे हों या पीले पड़ रहे हों। अगर पत्ते सूख रहे हैं तो उन पत्तों पर बाहर से हरा रंग पोतने का कोई लॉजिक नहीं है जो हम आमतौर पर केमिकल डाई से करते हैं। असली इलाज तो ये है कि उस पेड़ की जड़ में सही खाद और पानी डाला जाए। एकदम सटीक बात कही आपने। नाक के रास्ते तेल डालना मतलब सीधे उस रक्त संचार प्रणाली में पोषण डालना जो जड़ों को सींचती है। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और उस खाद में जो आयुर्वेदिक औषधियां शामिल है ना, वो अपने आप में विज्ञान का चमत्कार है। जैसे कि उदाहरण के लिए आंवला। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं कि आंवला बालों के लिए अच्छा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये विटामिन C का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। और हमने पहले बात की थी कि विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो क्या ये उन फ्री रेडिकल्स से लड़ता है? बिल्कुल। याद है, हमने कहा था कि फ्री रेडिकल्स वो अस्थिर अणु हैं जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। हाँ, जो हमला करते हैं कोशिकाओं पर। हाँ, तो आंवले में मौजूद भारी मात्रा में विटामिन C असल में उन फ्री रेडिकल्स को खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा। जैसे ही फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिलता है वो शांत हो जाता है और मेलानोसाइट्स पर हमला करना बंद कर देता है। यानी आंवला कारखाने में लगी उस आग को बुझाने का काम करता है। कमाल का मैकेनिज्म है यार। इसके अलावा भृंगराज का भी बहुत जिक्र आता है।
उसे तो केशों का राजा ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। भृंगराज का काम आग बुझाना नहीं बल्कि पेंट कारखाने को दोबारा चालू करना है। वो कैसे? आधुनिक शोध बताते हैं कि भृंगराज के अर्क में ऐसे तत्व होते हैं जो बालों की जड़ों में टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं। ये टायरोसिनेज वही प्रमुख एंजाइम है जो मेलेनिन यानी बालों का काला रंग बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है। इसके साथ ही नीली यानी इंडिगो जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है जो प्राकृतिक रंग देती हैं। और ब्राह्मी भी तो होती है ना? हाँ, ब्राह्मी का उपयोग होता है जो सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करके उस तनाव और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन को कम करती है जिसकी हमने हार्वर्ड स्टडी में बात की थी। और अथर्ववेद का वो नुस्खा भी तो है, काले तिल का प्रयोग, उसका क्या विज्ञान है? हाँ, काले तिल को आयुर्वेद में अचूक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मेलेनिन बनाने के लिए शरीर को टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड और कॉपर यानी तांबे की बहुत जरूरत होती है। ओके। और काले तिल में ये दोनों ही चीजें ना भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ये सारी बातें और जड़ी बूटियों का ज्ञान सुनना बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन एक आम इंसान जो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए भाग रहा है, जिसकी जिंदगी में बहुत तनाव है, वो इन ग्रंथों के ज्ञान को अपने व्यस्त जीवन में कैसे लागू कर सकता है? स्रोतों में इसके लिए एक 3 महीने का प्रोटोकॉल बताया गया था, वो क्या है? स्रोतों के आधार पर ना ये प्रोटोकॉल बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक है। इसे बस दिनचर्या का हिस्सा बनाना होता है। शुरुआत सुबह खाली पेट से होती है। क्या करना होता है? रोज सुबह 1 चम्मच पिसा हुआ काला तिल, आधा चम्मच आंवला पाउडर और थोड़ा सा शहद मिलाकर खाना चाहिए। ये शरीर के अंदर से रस धातु को पोषण देने और वो कच्चा माल तैयार करने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद सुबह के समय ही नस्य करना चाहिए, यानी नाक में अणु तेल की 2 बूंदें। और बाहर से स्कैल्प के लिए क्या रूटीन होना चाहिए? हफ्ते में कम से कम 3 बार रात को सोते समय नीली भृंगादी तेल या भृंगराज तेल से शिरोभ्यंग यानी स्कैल्प की मालिश करनी चाहिए। यहाँ मालिश का मतलब सिर्फ तेल थोपना नहीं है। मालिश करने से वैसोडाइलेशन होता है, जिसका अर्थ है कि स्कैल्प की रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। अच्छा, जिससे खून का बहाव तेज होता है। बिल्कुल, इससे खून का बहाव तेज होता है और जड़ी बूटियों का पोषण बालों की गहराई तक पहुंचता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो चरक संहिता में कहा गया था कि 6 महीने में बाल काले हो जाते हैं। हाँ, वो श्लोक था ना, मां षट्के न केशः कृष्णा भवेत। लेकिन आधुनिक विज्ञान और हेयर साइकिल के अनुसार परिणाम दिखने में कितना समय लगता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक बाल का जीवन चक्र होता है। पुराने बाल गिरते हैं और नए बाल उगते हैं। इस नई साइकिल को शुरू होने में करीब 90 दिन यानी 3 महीने लगते हैं। इसीलिए उस जेम्स की स्टडी में भी 90 दिनों का समय लिया गया था। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर कोई इस प्रोटोकॉल का सही से पालन करता है तो 90 दिनों में उसे दृश्यमान परिणाम दिखने लगते हैं। तेजी से सफेद होते बाल रुक जाते हैं और नए आने वाले बालों के रंग में सुधार दिखने लगता है। ये सब सुनने में बहुत ही तार्किक और प्रभावशाली लगता है। लेकिन क्या इस पूरे प्रोटोकॉल में कोई छिपी हुई कमी या चेतावनी भी है? मतलब कोई ऐसा पहलू जहां इंसान सब कुछ सही कर रहा हो फिर भी नतीजे ना मिले? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोतों में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी के बाल बहुत ही तेजी से और अचानक सफेद होने लगें तो ये सिर्फ तनाव या जंक फूड का नतीजा नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? ये शरीर में किसी गहरी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है, जैसे थायराइड हार्मोन, विशेषकर जो TSH लेवल होता है उसका असंतुलित होना, या शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी होना। B12 की कमी बालों को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, विटामिन B12 स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। ये कोशिकाएं ही पूरे शरीर में और बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन लेकर जाती हैं। ओके, समझ गई। अगर B12 कम है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगी और वो मेलानोसाइट्स मर जाएंगे। ऐसे मामलों में सिर्फ सिर पर तेल लगाने से कुछ नहीं होगा। ब्लड टेस्ट करवाकर इन कमियों को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कम उम्र में सफेद बाल आना केवल आईने में दिखने वाली एक कॉस्मेटिक परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शरीर का एक अलार्म सिस्टम है जो जोर जोर से बज रहा है। ये बता रहा है कि अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की आग लगी है, शरीर गहरे तनाव से जूझ रहा है
और पोषण की भारी कमी है। और आमतौर पे लोग उस अलार्म के साथ क्या करते हैं? वे बाजार से एक केमिकल हेयर डाई लाते हैं और उस बजते हुए अलार्म को हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। हाँ यार, जो कि बहुत गलत है। जबकि आयुर्वेद हमें उस आग को बुझाने का विज्ञान दे रहा है, जिसके कारण वो अलार्म बज रहा है। बिल्कुल सही। हेयर डाई एक ऐसा शॉर्टकट है जो सिर्फ भ्रम पैदा करता है, जबकि असल में वो बालों के रंग बनाने वाले कारखाने को हमेशा के लिए तबाह कर रहा है। और अंत में ना, एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसा कि हमने रस धातु के बारे में बात की, ये भोजन से बनने वाला पहला पोषण है जो शरीर की नींव है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब लोगों के लिए ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर समय से पहले बालों का सफेद होना इस बात का सबसे पहला और दिखने वाला सबूत है कि शरीर का बुनियादी पोषण तंत्र यानी रस धातु फेल हो रहा है, तो जरा सोचिए, इंसान के शरीर के अंदर ऐसे और कितने अदृश्य अंग और सिस्टम होंगे जो इस वक्त सचमुच भूख से तड़प रहे होंगे। हृदय, मस्तिष्क या लिवर। बिल्कुल, वो सब अंदर ही अंदर कमजोर हो रहे हैं, जबकि इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को बाहर से काला दिखाने पर लगा हुआ है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।